वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं आशीष तिवारी। देखिए, हम लोग क्या है, जनवरी से लेके अगस्त का इस वीडियो में मैं आपको साइंस एंड टेक के जितने भी करंट अफेयर्स है वो कराऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बुक्स बता दी हैं, ये साइंस एंड टेक है। इसके बाद अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स सब कराऊंगा। देखिए, जितना दिन है उसको करिए। इसके बाद देखिए, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे वीडियो पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर क्या होगा, मैं आपको इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, उनका 3 महीने का एक साथ करा दूंगा और फिर मई, जून का एक साथ करा दूंगा। एग्ज़ाम के पहले इतना करंट अफेयर्स अगर आप SCS से कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, आराम से आप करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। और मैं उसका स्मार्ट तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर्स को लर्न किया जाए, है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो। जैसे सबसे पहले डार्क कॉमेट की बात करते हैं। मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, ऐसे चलेंगे। तो डार्क कॉमेट, एक ये शब्द बहुत न्यूज़ में आया, डार्क कॉमेट। अभी तक आप कॉमेट धूमकेतु सुनते थे ना, जिसके पीछे की पूंछ जलती थी जब वो जलता था। तो एक्चुअली डार्क कॉमेट क्या है, नासा के जो वैज्ञानिक एक नए वर्ग के खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे डार्क कॉमेट कहते हैं। याद करने वाली बात यह है कि जो डार्क कॉमेट है उसमें चमकदार पूंछ नहीं होती, इसलिए उसको डार्क कॉमेट कहते हैं। यानी जो उसकी टेल होती है वो ब्राइट नहीं होती है ना, इसलिए उसको डार्क कॉमेट बोला जाता है। दूसरा याद करने वाला बात कि पहला डार्क कॉमेट 2016 में पहचाना गया था। बस इतनी 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। डार्क कॉमेट क्या होता है भाई, खगोलीय पिंड है, ठीक, बस ये चमकता नहीं है। और 2016 में पहला डार्क कॉमेट खोजा गया था, नासा ने करा है, बात खत्म हो गई, ठीक है। फिर दूसरा है पोलर सनडाइल या ध्रुवीय सूर्य घड़ी। पोलर सनलाइट या ध्रुवीय सूर्य घड़ी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसने इसको डिज़ाइन किया है, किसको, पोलर सनडाइल को, 2025 में केरल के थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है। वो भी रॉकेट गार्डन जो है वहाँ इसको प्रदर्शित करा है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पोलर सनडाइल डिज़ाइन बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और इसको डिस्प्ले यानी इसका प्रदर्शन करा गया है रॉकेट गार्डन। आपसे पूछ सकता है रॉकेट गार्डन कहाँ है, तो केरल में है रॉकेट गार्डन, ठीक है। रॉकेट गार्डन में जो स्पेस म्यूजियम है विक्रम साराभाई का, वहाँ पे इसको प्रदर्शित किया गया है। बस इतना आपको याद रखना होगा, सिंपल सी चीज़। तो 2 चीज़ें याद हो गई, पोलर सनडाइल भी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया है, केरल में इसको जो है प्रदर्शित करा गया रॉकेट गार्डन में। और इसके बाद आता है विश्व की सबसे तेज़ ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश, प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन। अब देखिए, अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन किसने बना ली है, तो ये सब काम में चीन ही एक्सपर्ट है भैया, क्योंकि हम तो अब देख ही रहो अभी कहाँ उलझे हुए हैं, क्या चल रहा है देश में। तो चीन ने बना ली है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR-450। क्या बना ली, हालांकि देखिए चीन की डेमोग्राफी और वहाँ के लोग अलग हैं, भारत के लोग अलग हैं, तो इसलिए वैसे मुद्दे भी ज़रूरी हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं। चीन ने बनाया CR-450, जिसकी स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँचा दी, जो कि विश्व की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन बन गई, ठीक है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी बनाएगी, और कौन बनाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विश्व की सबसे तेज़ ट्रेन, तो CR-450 चाइना ने बना ली है। फिर इसके बाद इसरो ने अपना 100वां उपग्रह लॉन्च करा है, इसलिए ये भी न्यूज़ में आ जाता है। इसरो ने क्या लॉन्च करा है, अपना 100वां सैटेलाइट। तो क्या नाम है उसका, ये पूछ सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने, डेट याद रख लो क्योंकि डेट भी बहुत पूछता है, 29 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV 5F-15 से NVS-02, तो इतना याद रखो। इसरो का 100वां उपग्रह कौन सा लॉन्च करा है, NVS-02। किससे लॉन्च करा है, GSLV F-15, 29 जनवरी 2025 को, ठीक है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है, पेनलेस इंजेक्शन डिस्कवर कर लिया गया है, दर्द रहित इंजेक्शन। ये क्या होगा, अभी तक आप देखते थे सुई के द्वारा, आपके बम में सुई लगाते थे तो बच्चा कितना रोता था, है ना। अब सुई वाला काम ही ख़त्म कर दिया। अब सुई से दवा नहीं देंगे, एक शॉक वेव आपको देंगे प्रेशर के थ्रू, वो आपके जो है इंजेक्शन के रूप में काम करेगी। ये बनाया किसने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने अनाउंस करा ये शॉक सिरिंज को, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन से सवाल जरूर आ सकता है। तो जो इसरो है, तो पहली चीज़ तो स्पेडेक्स मिशन किसने लॉन्च करा है, ये पूछ सकता है। क्या नासा का है, नहीं, इसरो ने लॉन्च करा है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। PSLV C60, क्या है, PSLV C60 रॉकेट से इसको लॉन्च करा गया है। ये जो एक्चुअली में स्पेडेक्स है वो ये है कि स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य 2 उपग्रहों को संयुक्त रूप से स्थापित करना है, यानी 2 उपग्रह हैं, 2 सैटेलाइट, इनको आपस में जोड़ देना,
ये स्पेडेक्स मिशन है, किसने चलाया है? इसरो ने चलाया है, ठीक है। और PSLV C-60 रॉकेट के द्वारा इसको करा गया है। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। फिर एक टर्म है जनरेशन बीटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछ सकता है जनरेशन बीटा, तो ये समय याद रखना 2025 से 39। अब ये जनरेशन बीटा क्या है देखिए, तो जनरेशन बीटा एक तरह से 2025 से 39 के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे ना, उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा। इनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। तो इसलिए पहला जनरेशन बीटा का बच्चा जो भारत में पैदा हुआ है वो 1 जनवरी 2025 को हो गया है मिज़ोरम में, ठीक है। मिज़ोरम में हुआ, उसका नाम है फ्रैंकी रेमरू आर्टिडिका, ठीक है। तो भारत का पहला जीन बीटा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहने वाली बात है जनरेशन बीटा का समय, और भारत में जन्म लेने वाला है मिज़ोरम में। और जनरेशन बीटा शब्द किसने दिया, ये ज़रूर पूछ सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के भविष्यवादी हैं मार्क मैक्रिंडल। कौन है? मार्क मैक्रिंडल, ठीक है, मार्क मैक्रिंडल, इतना आपको याद रखना है। तो मार्क मैक्रिंडल, इन्होंने दिया है जनरेशन बीटा टर्म। अब कल एक बच्चा कह रहा था कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, रील्स देखने में बड़ा मन लगता है ना, घूमने में बड़ा मन लगता है दोस्तों के साथ, तो भैया फिर छोड़ दो तैयारी करना, कुछ और काम करो, है ना। क्या करोगे तैयारी करके फिर? चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए भैया, पाकिस्तान, इसने भी अपना पहला सैटेलाइट, इंडिजीनियस सैटेलाइट खुद ही बना के, अभी तक ये हथियार और बम बनाते थे, मिसाइल बनाते थे, है ना, इन्होंने अब इनका सैटेलाइट पता चला ऊपर जाके फटा ना जाए। चलिए खैर, मकसद तो पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट EO-01, है ना, नहीं तो ये को वो नहीं रखा भैया, ये लोग तो ऐसे ही रखते हैं ना, गजनी और पता नहीं क्या, मतलब वैसे नाम रखते हैं थोड़ा। तो पाकिस्तान का जो पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट है EO-01 लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है। और चाइना ही से करेगा भाई, चाइना ही इनका दोस्त है। और एक इम्पॉर्टेंट और है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सुपार्को। क्या है? सुपार्को जो है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। कौन सा स्वदेशी उपग्रह लॉन्च करा है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-01, ठीक है। एक और न्यूज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंडिया की पहली eVTOL एयर टैक्सी 0, इसको अनवील किया गया। मतलब क्या है eVTOL का? मतलब क्या है भाई? देखिए पहले इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब ये बिजली से चलेगी, ये धरती पे भी चलेगी और हवा में भी उड़ेगी, ऐसी टैक्सी है। 6 लोगों को उड़ा सकती है। मतलब ये टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ भी सकती है, पर लेकिन 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्रियों के लिए ये है। और इस टैक्सी में एक पायलट और 6 यात्री हों, जिनका वेट इतना होगा, एक बार में ले जा सकती है। 2028 तक लॉन्च रखने का इसको मतलब टारगेट रखा गया। तो इसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है? पहला सवाल कि eVTOL क्या है? तो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग टैक्सी है। किसने लॉन्च करा है? बेंगलुरु ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा? बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन बेंगलुरु बेस्ड, ठीक है। तो ये ज़मीन पे भी चल सकती है, हवा में भी उड़ सकती है। इसका नाम है 0। क्या नाम है? 0, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण आ गया है, नाड़ी तरंगिणी, जो आपकी पल्स रेट को चेक करेगा। तो नाड़ी तरंगिणी क्या है? एक आयुर्वेदिक जो है डिवाइस है जो आपकी नाड़ी को चेक करेगा ना, नाड़ी तरंगिणी। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण, इतना याद रखो। और ये डिवाइस जो है ये IIT जो बॉम्बे है उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक। बस इतना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका देखिए आराम से आपने किसका ख़त्म कर लिया, जनवरी के साइंस एंड टेक आराम से देखिए हो गए, आराम से आपको याद भी हो गए होंगे। चाहे तो एक बार फिर से देख लो क्या क्या हम लोग ने देखा। डार्क कॉमेट, पोलर सनलाइट, सनडाइल, चाइना ने जो सबसे तेज़ ट्रेन बना दी, भारत ने 100वां उपग्रह लॉन्च कर दिया NVS-02, और पेनलेस इंजेक्शन जो IIT बॉम्बे ने बना दी है, स्पेडेक्स मिशन देख लिया, जनरेशन बीटा देख लिया, आराम से हो गया। चलिए अब दिसंबर का देखते हैं। तो आप देखिए दिसंबर मंथ का देखते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया दिसंबर मंथ का क्या है, सबसे पहला एक शानदार जो डिस्कवरी वो ये हुई है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर हो गया है साउथ पैसिफिक ओशन में, या दक्षिण जो है प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्टैंड अलोन मूंगा जिसको बोलते हैं कोरल, ठीक है, वो क्या है पहले ये देखते हैं। ये देख रहे हो आप, ये है ना, ये कोरल है, ये डिस्कवर हुआ है। कोरल आइलैंड नहीं होते थे जैसे वो, तो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा है ये, समुद्र के कुछ गहराई के अंदर मिला ये। अब इसमें याद करने योग्य बातें जो है वो ये हैं कि अक्टूबर 2024 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की प्रिस्टीन सीज टीम ने विश्व का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन कोरल जो है सोलोमन द्वीप के पास प्रशांत महासागर में खोजा है। कहाँ पे? सोलोमन द्वीप। तो यहाँ से एक पॉइंट और, सोलोमन आइलैंड भी न्यूज़ में आ गया। तो जो भी चीज़ न्यूज़ में आएगी उसको फर्स्ट प्रियोरिटी आपको देनी एग्जाम में, उसके आसपास की चीज़ें, और वो पूछ सकता है। तो ये दिख रहा है सोलोमन आइलैंड, इसकी राजधानी है, और देखिए होनियारा,
पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो नहीं आ रहा, ठीक है। और ये कोरल सी है, यहाँ पे एक्चुअली वैसे भी ग्रेट बैरियर रीफ है तो बहुत सारे कोरल पाए जाते हैं। अब ये देखिए वनुताउ, ये भी पूछ सकता है आपसे, फिजी पूछ सकता है, तुवालू है, किरिबाती है, नौरू है, ये पैसिफिक ओशन में है ना। हो सकता है आपसे ऐसे दे दे किरिबाती, तुवालू, फिजी, इसको क्रम में लगाओ, है ना। एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है। तो ये देखिए आप, तो करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ोगे 50% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे पढ़ते हैं करंट को, बहुत शानदार आपकी स्टैटिक भी कवर होगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, सोलोमन द्वीप से मिला है। लंबाई चौड़ाई याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा आपसे, पर ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये जो मूंगा है औसत ब्लू व्हेल से भी लंबा है, यानी जो ब्लू व्हेल है उसकी एवरेज हाइट से भी काफ़ी लंबा है। और ये स्टैंड अलोन कोरल 300 से 500 साल पुराना है, 300 से 500 साल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस मूंगे की, यानी इस कोरल की जो प्रजाति है इस स्पीशीज़ की, वो है पावोना क्लेविस। क्या है? पावोना क्लेविस। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना। तो आप क्या बनाएंगे, जैसे पावोना क्लेविस, ये 300 से 500 साल पुराना कोरल फाउंड हुआ है सोलोमन आइलैंड में। आराम से लिखो सोलोमन आइलैंड, ठीक है। सोलोमन आइलैंड ये है कहाँ? पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में। बस आराम से क्विक रिवीजन 1 सेकंड के अंदर आपका होगा, समझे मेरी बात। चलिए अगला है, ई कचरे से सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एरोजोल विकसित किया गया है। तो वो ना, आलू डालो सोना निकालो, तो ई कचरे से सोना निकालो। तो ये मजाक की बात नहीं, सही में ऐसा बनाया गया, हाइब्रिड एरोजोल इसको बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा एरोजोल क्या है, तो ई कचरे से, जो ई वेस्ट होता है उससे सोना निकालने की एक जो है बनाई गई है मशीन टाइप की। ऐसी मशीन लगाऊंगा, एक तरफ ई कचरा डालो, दूसरी तरफ सोना निकालो। किसने बनाई है? भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान पुणे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च पुणे के द्वारा इसको बनाया गया। बस इतना सा याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेडेक्स, ये मैंने आपको जनवरी वाले में ही कवर करा दिया, 2 उपग्रहों को जोड़ना। इसके बाद है रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक इन स्पेस, ठीक है। यानी चाइना ने एक क्या कर दिया, स्पेस वॉक के लिए रिकॉर्ड बना दिया। अभी तक यूएस के पास था। पहले ये इमेज दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली में चाइना का जो एस्ट्रोनॉट थे, शिंजुआंग करके है, मतलब जो उनका स्पेस स्टेशन था, वहाँ से बाहर आके उस स्पेस स्टेशन को इन लोगों ने सही करा है। तो 9 घंटे लगभग इन लोगों ने स्पेस में बिताए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो चीन देख लो काफ़ी तरक्की करता जा रहा है, 9 घंटे बिताए इन्होंने। नाम क्या है उन अंतरिक्ष यात्रियों का, पूछ सकता है। तो चीन के तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन कौन था? चियांगोंग स्पेस स्टेशन है। और अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है काई जूजे सोंग लिंगडोंग। काई जूजे सोंग लिंगडोंग क्या है? काई जूजे सोंग लिंगडोंग। 10-12 बार बोलोगे याद हो जाएगा। काई जूजे और सोंग लिंगडोंग 9 घंटे तक रखे, मतलब वॉक करी इन्होंने। वॉक क्या करी, मतलब स्पेस में टाइम बिताया। इससे पहले 2001 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो थे जेम्स वॉस और सुजैन हिल्स, इन्होंने 8 घंटे 56 मिनट बिताए थे। ये स्टेटमेंट में सवाल पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, जेम्स वॉस और सुजैन हिल्स, ठीक है। अब काई जूजे सोंग लिंगडोंग, बस इतना आपको याद रखना है, नोट कर लो इसको। फिर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का परीक्षण, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है उसने प्रोबा 3 लॉन्च करा है सैटेलाइट इसरो के द्वारा, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाती है ना। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोब 3 लॉन्च करा है PSLV C59 से, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अफेक्टिंग सीसमी फ्लावर, यानी तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले, किसके? तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया की पहचान कर ली गई। ये किसने करी है? ये करी है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान बोस इंस्टीट्यूट के जैविक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर गौरव गंगोपाध्याय, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का नाम एग्जाम में बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया कैंडिडेस फाइटोप्लाज्मा। बैक्टीरिया कैंडिडेस फाइटोप्लाज्मा। अब आपसे पूछ लेगा कैंडिडेस फाइटोप्लाज्मा क्या है, तो तिल के फूलों को प्रभावित करने वाला बैक्टीरिया है। ये सवाल साइंस से पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट दे देगा कैंडिडेस फाइटोप्लाज्मा क्या है, तो तिल के फूलों को प्रभावित करने वाला बैक्टीरिया है। ये ज़्यादा रिलेवेंट है, इतना ही याद रखना है आपको। इसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच, यानी भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है किसान कवच क्या है, कोई इंश्योरेंस स्कीम है, कोई पेस्टिसाइड स्कीम है, सब्सिडी स्कीम नहीं, तो ये एक कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। जब भी आप मतलब डालेंगे, छिड़काव दवा वगैरह करेंगे, तो आप इसको पहन लीजिए, बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आदित्य L1 मिशन एंड प्रोब 3 मिशन विल कंडक्ट ज्वाइंट सोलर ऑब्जर्वेशन इन 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 और प्रोब 3, यानी भारत का आदित्य L1 और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका प्रोब 3 मिशन जो है 2025 की दूसरी तिमाही में दोनों मिशन संयुक्त अवलोकन करेंगे किसका? सूर्य की किरणों का, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस मिशन के द्वारा सौर गतिविधि यानी सोलर फ्लेयर्स वगैरह का
जो है रिसर्च वगैरह करा जाएगा, अध्ययन करा जाएगा। तो आदित्य L1 और सोलर प्रोब 3। चलिए अगला है लॉन्च ऑफ नैनो बबल टेक्नोलॉजी। नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ। तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में, कौन से, दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जल की स्वच्छता और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का आरंभ करा है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ क्या याद रखनी, नैनो बबल टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ये है क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कहाँ पे, जूलॉजी जू में, चिड़ियाघरों में, दिल्ली से इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछे गए तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये कुछ और होगा, नहीं, पर वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। फिर है इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। तो इसको बनाया किसने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा निर्मित है ना। IIT किसने बनाया, IIT मद्रास ने बनाया इसको। और पहले हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक में 410 मीटर को पूरा करने की घोषणा करी गई है। जो हाइपर लूप होते हैं एक तरह से ट्रेनों को 1100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अभी तो आप देख ही रहो कितनी चलती है भारत में। तो इंडिया हाइपर लूप बनाया किसने, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट ये है मद्रास जो IIT है। चलिए फिर उसके बाद डिसीज़ X, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है भाई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट डिसीज़ X से गुजर रहा है। तो सबसे पहले पूछेगा डिसीज़ X कहाँ से रिलेटेड है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका मैप देख लो, ये देखो, है ना, ये दिख रहा है DRC। इसकी राजधानी है किनशासा। क्या है इसकी राजधानी, किनशासा। और सबसे पहले ये जो डिसीज़ है ये 2024 में आई थी, 2024 में। ठीक है, चलिए अगला है दुनिया का अभी तक का ज्ञात सबसे जहरीला पौधा जिम्पी जिम्पी। तो जिम्पी जिम्पी क्या है, जिम्पी जिम्पी आपसे ऐसे पूछेगा व्हाट इज जिम्पी जिम्पी। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस प्लांट, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है जिम्पी जिम्पी। अब इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है ये जरूर याद रखना, डेंड्रोकोनाइड मोरॉइड्स। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ो और उसको नोट करो, है ना, जितना बोला जा रहा है उसको देखो, नोट करो, याद करो, तो ये तभी चीज़ें कर पाओगे। डेंड्रोकोनाइड मोराइड्स, दीवार पर टेक लेके मोबाइल देख के पैर पे पैर चढ़ा के, इससे कभी नहीं याद होगा, डेंड्रोकोनाइड मोराइट्स। ठीक है, और दूसरा है पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और मोलुकास, इनके वर्षा वनों में, यानी जो है रेन फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया स्टिंगिंग ट्री, ऑस्ट्रेलियन स्टिंगिंग ट्री। बस इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। जिम्पी जिम्पी दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है, इसका नाम है डेंड्रोकोनाइड मोरॉइड्स और ऑस्ट्रेलियन स्टिंगिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, जापान और भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप जो है ये 17 दिसंबर 2024 को कक्षा से मलबा हटाने के लिए लेज़र युक्त उपग्रहों का उपयोग करके इसको हटाया गया है। तो अंतरिक्ष मलबे के अलावा दोनों स्टार्टअप जो है ल्यूपेक्स मिशन पर भी सहयोग करेंगे। तो इंडिया और जापान ने करा है भाई डेब्रिस हटाने के लिए, जो मलबा होता है ना स्पेस में, मलबा मतलब यही जो वेस्ट होता है सैटेलाइट वगैरह का, उसको हटाने के लिए। ठीक है, आखिरी ओपन AI लॉन्च सोरा टर्बो फॉर AI वीडियो क्रिएशन, यानी जो ओपन AI द्वारा AI वीडियो निर्माण के लिए सोरा टर्बो लॉन्च करा गया है। तो ऐसा पूछ सकता है सोरा टर्बो किसने लॉन्च किया, ओपन AI ने करा है। तो ChatGPT जिसने बनाया है सैम ऑल्टमैन, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, आपसे पूछ सकता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में और RO में भी कि ChatGPT किसने बनाया है। ChatGPT के निर्माता सैम ऑल्टमैन, कौन, सैम ऑल्टमैन। इनके नेतृत्व वाली ओपन AI ने सोरा टर्बो लॉन्च की है और सोरा टर्बो AI जो है सोरा का एक नया और तेज संस्करण है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। सोरा टर्बो ओपन AI के निर्माता है कौन, सैम ऑल्टमैन, मतलब वही ChatGPT का जो क्रिएटर है सैम ऑल्टमैन। तो ये आपका दिसंबर का हो गया। ठीक है, इसको नोट करके फिर से याद करो एक बार। अब नवंबर का देख लेते हैं। देखिए नवंबर में काफ़ी कमी है। तो सबसे पहले देश का मार्स और चंद्र पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, यानी इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग स्पेस मिशन। तो इसके लिए क्या याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने लॉन्च करा है कंट्री का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, इसरो ने कहाँ से लॉन्च करा है भैया देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, तो लेह लद्दाख से लॉन्च करा है। इस मिशन को किसने किसने विकसित किया है, तो मानव अंतरिक्ष यान केंद्र यानी इसरो और AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली ने। ठीक है, ये तीन लोगों का नाम याद रखना है, इसरो का, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली। इतना तीन चीज़ याद रख लो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है वो है विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट। क्या है, लिग्नोसैट, बहुत ज़रूरी है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया गया लिग्नोसैट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। पूछ सकता है व्हाट इज़ लिग्नोसैट, टैक्सी है, कोई AI है, क्या है। तो एक उपग्रह है जो लकड़ी का बनाया गया है, ये देख सकते हो, जापान ने बनाया विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह। ये देखिए,
यानी इस उपग्रह को लिग्नोसेट के जो है जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा जो है, तो आपसे ये पूछ सकता है जक्सा क्या है, जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसने और क्योटो यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। और लॉन्चिंग डेट भी पूछ सकता है, इसको लॉन्च करा गया 5 नवंबर 2024 को। कब? 5 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स के रॉकेट से फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। स्पेस एक्स ने इसको भेजा है, ये याद रखना, जापान ने नहीं भेजा, स्पेस एक्स द्वारा भेजा गया है। और कौन सी लकड़ी से बनाया गया? तो होनोकी मैग्नोलिया लकड़ी। कौन सी? होनोकी मैग्नोलिया लकड़ी। तो कुछ भी पूछ लो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमको करंट अफेयर्स पूरा तैयार है कि पूछ, क्या पूछेगा, ले मुँह दिया तेरे क्वेश्चन पे। वो कहते हैं ना, ऐसे ही ये एटीट्यूड होना चाहिए कि पूछे लिग्नोसाइट क्या है, क्या इधर आओ बैठो। लिग्नोसाइट लकड़ी का उपग्रह है। कौन सी लकड़ी है? होनोकी मैग्नोलिया लकड़ी है। जापान के एरोस्पेस यानी जाक्सा ने बनाई है, स्पेस एक्स के रॉकेट से भेजी है नासा ने, ठीक। जाओ खेलो, ऐसे बताओ। अब देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो पार्टनर्ड विद स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ऐसे ही थोड़ी दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर बन गया, उसका मालिक खूब पैसा छाप रहे हैं। तो स्पेस एक्स ने पहला इसरो का सैटेलाइट जो है GS80N2 इसको भेजा है। तो इसरो ने पहली बार स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप करी। इसरो मतलब स्पेस एक्स ने इसरो के इस सैटेलाइट को अच्छे से मतलब ठीक ठाक तरीके से पहुंचा दिया GS80N2 को, ठीक है। फैल्कॉन 9 रॉकेट के थ्रू पहुंचाया, फैल्कॉन 9 रॉकेट पे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है स्पेस एक्स का, ये कहाँ है? फ्लोरिडा में। कहाँ पे? फ्लोरिडा में। ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यानी कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन ये कहाँ पे है? फ्लोरिडा में। बस नोट करते जाओ दोस्तों, बहुत कम पेजेस में आपके नोट्स बन जाएंगे। और ये जैसे मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ऐसे PDF ले लो, इन वीडियो को देखो, फिर उससे नोट्स बनाओ या उसी को अंडरलाइन करके लर्न करते रहो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल फॉर्म की। बायोडिग्रेडेबल फॉर्म इसको बनाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, ठीक है। उसके रिसर्चर्स हैं प्रोफेसर कौन? सूर्य सारथी बोस और प्रोफेसर सुबोध कुमार। इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म जो है वो बनाया है। ये फॉर्म एक्चुअली में क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस पर पर्यावरण के अनुकूल जो है वो विघटित हो जाएगा 3 घंटे के अंदर अपने आप, है ना। बायोडिग्रेडेबल है। तो बस इतना याद रख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है, ठीक है। ज़्यादा इसको मतलब ये नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं, पर ये जरूर याद रखो। फिर है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 8 नए स्टार्टअप चुने गए हैं। 8 न्यू स्टार्टअप सेलेक्टेड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। तो ये सारे 8 जो है ये आपको ये नहीं याद रखने, बस याद रख लो कितने मिशन चुने गए क्वांटम मिशन के अंदर, 8, क्योंकि ये नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसने बनाया है डिसअपेयरिंग फैब्रिक मेटा मटेरियल, मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने बनाया गायब होने वाला कपड़ा मेटा मटेरियल। बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपसे पूछ लेगा गायब होने वाला कपड़ा किसने बनाया है, तो ये बनाया कानपुर, हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी, भैया मेरे शहर में है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने बनाया गायब होने वाला कपड़ा मेटा मटेरियल। क्या नाम है उसका? पहली चीज़ मेटा मटेरियल। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है भैया? देखो, अब ये नहीं कि इसको मिस्टर इंडिया की तरह पहन लो और अपने एक्स के पास जा रहे हैं, अपने दुश्मनों के पास जा रहे हैं, चोरी करने, पेपर देने जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। ये बनाया गया सैनिकों के लिए, विमानों के लिए, ड्रोन्स को दुश्मनों से बचाने के लिए ना। ये कपड़ा जो है दुश्मन की रडार के पकड़ में भी नहीं आएगा, ना कि सैटेलाइट के पकड़ में आएगा। इसे इंफ्रारेड कैमरा और वुंड सेंसर्स और थर्मल इमेजर्स भी नहीं स्कैन कर पाएंगी, समझ लो। तो इतना ज़्यादा ये कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है हमारी सेना के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। अगला है न्यू इंसुलिन कॉल्ड NNC 2215 डेवलप्ड, है ना। NNC 2215 नामक नया इंसुलिन विकसित, ये किसने विकसित करा है? डेनमार्क ने करा है, UK और चेक गणराज्य के साथ, है ना। यानी ये किसने करा है नया जो इंसुलिन है? डेनमार्क, UK और चेक गणराज्य। इसके साथ ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में स्थित कंपनियों को शामिल करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा विकसित किया गया। तो बस इतना याद रख लो, किसने विकसित करा है भैया? NNC 2215 UK, डेनमार्क और चेक रिपब्लिक। अब देखिए, इनमें से राजधानी चेक रिपब्लिक की पूछ सकता है आपसे, इसकी राजधानी क्या है? प्राग। क्या है? प्राग इसकी राजधानी है। UK की लंदन पता ही होगी, डेनमार्क की कोपेनहेगन पता है आपको, ठीक है। तो ये नवंबर का भी कर लिया हमने। चलिए अब अक्टूबर का देखते हैं। अब अक्टूबर में देखिए, सबसे पहले एशियाज लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इनॉग्रेट करा गया है। यानी एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं। इसको बनाया किसने? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन जो है कहाँ पे करा गया है? लद्दाख में करा गया है ना। यानी लद्दाख के हेनली में इसका उद्घाटन करा गया है। इसका नाम भी याद रख लेना, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, एशिया लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप, ठीक है। बस इतना याद रखना है, कोई इसमें इतना बड़ा टास्क नहीं। लद्दाख, हेनली, भाभा एटॉमिक सेंटर और चेरेनकोव।
उसके बाद दूसरा है यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है? देखिए, नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 14 अक्टूबर 2024 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च करा गया है, फैल्कॉन हैवी रॉकेट यानी स्पेस एक्स ने। और ये लगभग 6 वर्षों में यानी 2030 तक अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030 में पहुंचेगा, 2024 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा जो है यूरोपा का अन्वेषण करना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो जुपिटर का मून है यूरोपा, आपसे ये पूछ सकता है यूरोपा किसका मून है, सैटर्न का, जुपिटर का? तो ये जुपिटर यानी बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, उसका अन्वेषण करेगा यूरोपा क्लिपर मिशन। नासा ने भेजा है, 2030 तक पहुंचेगा। बस सिंपल सी चीज़ है। आपके लिए सवाल है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं या चंद्रमा मैं बोलूँ किसके पास है, सैटर्न और जुपिटर, इन दोनों में से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। उसके बाद एक और है, भारत के प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह स्थापित करने की घोषणा, यानी अनाउंसमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अभी इसकी घोषणा हुई है, बना नहीं है ना, पर हाँ अगर एग्जामिनर थोड़ा सा की है तो दे सकता है। नाइव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है इसको। ठीक है, दूसरा, भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा का उद्घाटन। देखिए, मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको अलग से बता देता हूँ ना, ये ज़्यादा ज़रूरी, इन पे कम फोकस करो, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी है उन पे फोकस करो, बाकी आपका भाग्य है ना। चलिए, इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी, ये किसने? डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, इनको 13 अक्टूबर 2024 को प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन पुणे की जैजुरी में करा है। तो बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें लोड नहीं देना है। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेस्टिंग लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट करी है इसको बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु में। अगेन मैं इसको 1 स्टार दूंगा, इतना रेलेवेंट नहीं होंगे ये 3। ठीक है, पर हाँ एग्जामिनर अगेन मैंने बताया ना, आपका भाग्य बहुत खराब है तो दे भी सकता है। बाकी ये जो बताएं बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इनमें से ही है। ठीक है, तो देखो जितने मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप याद कर लोगे, आराम से एक क्लास में याद हो जाएंगे, नोट कर लो, रिवीजन कर लेना। चलो, अब ये अक्टूबर हो गया, अब सितंबर और अगस्त देखते हैं, ख़त्म हो जाएगा फिर। तो सितंबर में सबसे पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से उड़ने वाली टैक्सी का परीक्षण हो गया भाई, सक्सेसफुली टेस्ट हो गई है हाइड्रोजन फ्यूल टैक्सी का। जुलाई 2024 में, डेट याद रखना है, जुलाई 2024 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जॉबी एविएशन ने पहली बार हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, जुलाई में किया था। ठीक है, और इस टैक्सी ने लगभग 902 किलोमीटर की उड़ान भरी थी, और इस टैक्सी में एक पायलट, 4 यात्री। तो ये सब आपको नहीं याद रखना है। तो कहाँ से हुआ इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई है जॉबी एविएशन सक्सेसफुल, यानी अमेरिका से हुई है, बस इतना याद रख लो। कहाँ से हुई है? अमेरिका से। अब आप कहोगे सर ये जुलाई में हुआ, न्यूज़ सितंबर। तो देखिए, जब ऑफिशियली कंफर्म हुआ तब ये यहाँ पे आ गया। ठीक, आपको अभी याद रखना, जुलाई 2024 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से। फिर है ओरल कॉलेरा वैक्सीन हिलाचॉल लॉन्च, यानी ओरल कॉलेरा वैक्सीन जो है हिलचॉल इसको लॉन्च करा गया, हिलचॉल को। तो भारत बायोटेक ने करा है। किसने करा है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने 27 अगस्त 2024 को लॉन्च करी है हिलचॉल एंड ओरल कॉलेरा वैक्सीन। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने हिलमैन लैब्स के साथ साझेदारी में विकसित करी है ओरल कॉलेरा वैक्सीन हिलचॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिलचॉल क्या है? ओरल कॉलेरा वैक्सीन, ओरल कॉलेरा वैक्सीन है हिलचॉल। अब देखिए अगला, जो अभी हाल ही में आपने देखा ना, सुनीता विलियम्स आई, तो ये तब फंसी थी, तब की न्यूज़ है ये, कि बोइंग का जो स्टार लाइनर है, ये आपको याद रखना, बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लौट आया है। बोइंग स्टार लाइनर क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, बोइंग स्टार लाइनर गया था 5 जून 2024 को। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ सकता है कि ये कब गया था। 5 जून 2024 को। सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, 1 सप्ताह के लिए इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले गया था। अब इस स्पेस क्राफ्ट को 14 जून 2024 को दोनों को लेकर आना था। तो देखिए कब गए थे? 5 को। आना कब था? 14 तारीख को, लगभग 9 दिन में। पर हुआ कि स्पेस क्राफ्ट के थ्रस्टर में हीलियम लीक का पता लगने के बाद इसे स्पेस क्राफ्ट की वापसी को रोक दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है किस कारण से नहीं आ पाया, तो थ्रस्टर में हीलियम लीक हो गई थी इसलिए। तो फिर स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट 7 सितंबर 2024 को बिना दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लिए न्यू मैक्सिको के वाइट स्टैंड स्पेस हार्बर पर सुरक्षित लैंडिंग करता है। तो इतना आपको याद रखना है। क्या कौन कौन थे? बूच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, बूच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, इनको याद रखना है। बोइंग स्टार लाइनर था, 5 जून को गया था, 14 को वापस आना था। देखिए इसके बाद नया पुनः उपयोग योग्य कम लागत वाला प्रक्षेपण यान, यानी न्यू रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल।
तो देखिए जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं इन्होंने अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान यानी NGLV भारत के लिए पुनः उपयोग योग्य कम लागत वाला प्रक्षेपण है ना, पुनः उपयोग आप कर सकते हो, क्या गया ऊपर और वापस आ गया, जैसे नासा वो SpaceX ने नहीं बना लिया रॉकेट, जाता भी है वापस भी आ जाता है, तो इसको विकसित करने की मंजूरी दे दी है। यह प्रक्षेपण यान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने की सरकार की कल्पना को दिशा देगा, यानी 2040 तक आप इसका लक्ष्य है, आपको याद रखना है। चलिए अगला है यूनियन कैबिनेट अप्रूव चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसको जो है अन्वेषण के लिए अनुमति दी है, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर, चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर, ठीक है। अब इसके बारे में एक दो चीज़ जान लो, जैसे यूनियन कैबिनेट ने 3 सितंबर 2024 को अप्रूव कर दिया डेवलपमेंट ऑफ चंद्रयान 4 लूनार मिशन एंड वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक। चंद्रयान 4 मिशन विल कॉस्ट 2104.06 करोड़। दिस इंक्लूड स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट टू LVM-3 लॉन्च डीप स्पेस नेटवर्क, और वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है उसका भी बजट 1236 करोड़ रुपए। दिस मिशन विल बी लॉन्च इन मार्च 2028। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मिशन कब लॉन्च करे जाएंगे, मार्च 2028 में। बजट इतना ज़रूरी नहीं है, याद रखना, मार्च 2028 में लॉन्च किए जाएंगे वीनस और चंद्रयान 4, ठीक है। डेट भी याद कर लो, पूछ सकता है 18 सितंबर 2024 को, इतना याद रखना है। तो ये हो गया सितंबर का भाई न्यूज़, देखिए आराम से कवर हो गई। अब अगस्त का देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड रॉकेट RHUMI लॉन्च कर दिया गया, भारत का है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन। तो इसको देखिए तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन्स इंडिया ने, किसने, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, कोलैब करा किसके साथ, मार्टिन ग्रुप सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। तो ये इसरो ने मिलकर नहीं बनाया, किसने बनाया, तमिलनाडु बेस्ड है, मतलब तमिलनाडु का है जो स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, कोलैब करा है किसके साथ, स्पेस जोन ने, मार्टिन ग्रुप, ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है ग्रेविटेशनल लेंसिंग यानी गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। ये क्या है भाई, अब ये गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ये है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने कैप्चर करी एक इमेज को, छवि को, जिसको बोला गया है क्या, ज्वेल्ड रिंग, क्या बोला गया है, ज्वेल्ड रिंग को। और ये आश्चर्यजनक दृश्य गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का ही परिणाम है, और इस गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को सबसे पहले अनुमान करा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सिंपल सा पूछेगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो एक ज्वेल्ड रिंग पिक्चर कैप्चर करी है उससे संबंधित है। उसके बाद देखिए लेक तुर्काना है काफ़ी न्यूज़ में, क्योंकि इसका साइंटिस्टों ने करा है सर्वे है ना, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और दुनिया की सबसे बड़ी परमानेंट डेजर्ट लेक है, यानी इसकी सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तान झील। इसका मैप देख लो, ये रही लेक तुर्काना, जो देख सकते हो कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर करे, तो केनिया में पूरी तरह से, ये थोड़ी सी इथोपिया में भी आ जाती है ना, याद रखिएगा। तो केनिया में एक बहुत फेमस हेडक्वार्टर भी है, बताइए किसका है, यूनेस्को का है, यूनिसेफ का है, WHO का है, किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे, UNEP का है ना, एक और ऑप्शन दे दिए। इसके बाद है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-08, इसको इसरो ने लॉन्च कर दिया है अगस्त 16, 2024 को। लॉन्च करा है SSLV-D3 यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। फिर आता है लद्दाख में रॉक वार्निश परतों की खोज, डिस्कवरी ऑफ रॉक वार्निश लेयर इन लद्दाख, पूछ सकता है रॉक वार्निश परतों की खोज कहाँ हुई है, तो लद्दाख में हुई है भाई। अब ये रॉक वार्निश क्या है, देखिए जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है, उसके वैज्ञानिकों ने जो भारत का ठंडा रेगिस्तान है जैसे लद्दाख है, उसमें रॉक वार्निश परतों में मैग्नेटोफॉसिल्स और मैग्नेटोट्रैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा पैदा किए जाने वाले चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों की पहचान कर ली है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद टर्की का पहला इंडिजीनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट तुर्कसेट 6A, क्या है, तुर्कसेट 6A, नाम से ही पता चल जाएगा तुर्कसेट 6A किसका है, तो पता चल रहा है भाई टर्की का है। अब टर्की ने लॉन्च करा है अपना पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट तुर्कसेट 6A SpaceX के द्वारा। तो भाई SpaceX पूरी दुनिया का ठेका ले रहा है, तो पैसा तो कमाएगा ही भाई, तो SpaceX ने करा फैल्कॉन 9 रॉकेट से। चलिए अंतिम 2 बच गए, फिर ख़त्म। फिर है क्या, मिस्सी एलिट का गीत द रेन शुक्र ग्रह पर प्रसारित, मतलब मिस्सी एलिट सॉन्ग द रेन सुपर डुपर फ्लाई ब्रॉडकास्ट ऑन वीनस, मतलब वीनस पर प्रसारित करा गया है। मतलब नासा हैड यूज्ड इट डीप स्पेस नेटवर्क टू ट्रांसमिट हिप हॉप आर्टिस्ट मिस्सी एलिट सॉन्ग द रेन टू वीनस ऑन 12 जुलाई 2024।
द सॉन्ग टुक अबाउट 14 मिनट टू रीच वीनस। द सॉन्ग ट्रेवल 158 मिलियन माइल्स। तो ये न्यूज़ आपने देखी होगी। नासा ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में गूंजा हिप हॉप सॉन्ग, शुक्र ग्रह तक पहुंचा मिस्सी इलीट का ये गाना है ना। तो पूछ सकता है किसका, तो मिस्सी इलीट। तो क्या क्या याद रखना फिर बता दे रहा हूँ। मिस्सी इलीट का गाना है द रेन, ठीक है, जिसको वीनस पे नासा ने क्या करा है, ब्रॉडकास्ट करा है, ठीक है। 14 मिनट लगे इस गाने को वीनस में पहुंचने में। 158 मिलियन दूरी तय करी है। कैसे गया होगा, आप यही सोच रहे हो ना कि गाना कैसे भेजा होगा। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। चलिए अंतिम सवाल, फिर ये खत्म। लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिडक्रस्ट स्टडी रिपोर्ट, यानी मार्शियन मिडक्रस्ट में तरल पानी, मतलब मार्स ग्रह की बात कर रहे हैं। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ ये कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ग्रह वैज्ञानिक वशन राइट के अनुसार मंगल ग्रह के सतह के नीचे पानी की मौजूदगी का निर्धारण हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। अगेन इसको 1 स्टार दे सकते हो, बस एक आइडिया ले लो, ठीक है। बाकी ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही अगस्त से मैंने पूरा आपको देखिए जनवरी तक की बुक्स भी बता दी हैं, आपको साइंस एंड टेक बता दिया है, अपॉइंटमेंट बताऊंगा अभी, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो डे होते हैं, थीम होते हैं, उनको बताऊंगा। देखिए मैं जो बताऊंगा वो सेलेक्टिव भी आपको बताऊंगा जो ज़्यादा ज़रूरी है, और गारंटी से मैं कह रहा हूँ आप करंट अफेयर्स फोड़ के आओगे। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मंथली जो वीडियो आ रहा है उसको फॉलो करो। फरवरी का आ चुका है, मार्च का आ चुका है, उसको उधर देखते जाओ अच्छे से। फिर मैं आपको एक साथ पूरा रिवीजन इधर करा ही रहा हूँ। और ये करंट अफेयर्स के नोट्स ले लो, मात्र 49-50 रुपये में मिल जाएंगे पर मंथ की मैगजीन। उसको लेकर रिवाइज करते रहो, लर्न करो, ठीक है। नोट्स बना लो, बार बार अंडरलाइन करके पढ़ते रहो। 1 घंटा करंट डेली पढ़ोगे ना, मतलब किसी के बाप में भी दम नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स रोक पाए अगर 1 घंटा डेली करंट पढ़ा। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है जिससे आप अनबिग रह जाते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, संडे को मैं आपको एक टेस्ट भी कराने वाला हूँ, जीएस और हिंदी का पूरा कंबाइन। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी प्लीज़ संडे और सैटरडे अपने लिए टेस्ट जरूर निकालो। 1 टेस्ट सैटरडे, 1 टेस्ट संडे को आप जरूर लगाओ। SCS में बहुत सस्ते में टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, सबको लेके प्रैक्टिस करो अच्छे से। टेस्ट से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। बाकी कोई डाउट हो आप हमसे हमारे डाउट ग्रुप में ऐड होकर पूछ भी सकते हैं।